डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपिक वाइज एनालिसिस एंड रिवीजन सीरीज। हम जो है रे ऑप्टिक्स का जो पार्ट नंबर 3 आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने जो है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 साल में, उसका हमने एनालिसिस किया और साथ में जो है हमने रिवीजन भी किया है। सो देखिए, जो पार्ट 2 था, ओके, लास्ट वाला पार्ट, उसमें हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उसको हमने कवर किया था। तो उसमें हमने जो है जैसे प्लेन सरफेसेस से जो रिफ्रैक्शन होता है, इसी तरह से कर्व सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा और लेंसेस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है, हमने जो है इसको जो है पढ़ा है, इसको रिवाइज किया है। अब देखिए, रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक बचा था, वो था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो आज हम जो है प्रिज्म से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो लेंसेस थे, ओके, तो क्वेश्चन देखिए हर टॉपिक पे रिफ्रैक्शन के ऊपर पूछा है, सब टॉपिक्स जो बोलेंगे, चाहे वो प्लेन सरफेसेस हो, तो प्लेन सरफेसेस से रिलेटेड हमने देखा है कि अभी अपैरेंट डेप्थ होती है या जो रियल डेप्थ होती है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है। इसी तरह से हमने जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ओके, लैटरल शिफ्ट क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने जो है डिस्कशन किया था। इसके बाद लेंसेस एक बड़ा मेजर टॉपिक है इसमें। तो लेंसेस से जो है रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो है, खासतौर से कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंसेस है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं कि भाई अगर दो लेंसेस इन कांटेक्ट है तो उसका जो है इफेक्टिव जो फोकल लेंथ होगी या पावर ऑफ लेंस जो होगा क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी। ओके, दो लेंसेस को जो है एक डिस्टेंस d से सेपरेट करके रखे हैं, तो फिर इस कॉम्बिनेशन की जो है पावर या फोकल लेंथ क्या होगी। तो कॉम्बिनेशन, ये जो कांटेक्ट में जो हम रख रहे हैं, ओके, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो है पूछा है। सो आपको कई सारे पीवाईक्यूज इससे रिलेटेड मिलेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो पोर्शन होता है, ओके, जो है कॉम्बिनेशन में हमने जो है मिरर को भी हमने साथ में लिया है कि लेंस के, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा था सिल्वरिंग ऑफ लेंस, तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या देखा हमने, दो लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस कॉम्बिनेशन का भी जो है जो इफेक्टिव फोकल लेंथ या पावर क्या होगी, और इसी तरह से कटिंग ऑफ लेंस भी हमने जो है देखा था। तो कट करने पर जो इफेक्टिव लेंथ और पावर क्या होगी, ओके, तो ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट जो है इस पार्ट में हमने किया था। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वी आर हैविंग प्रिज्म। सो देखिए, हम डायरेक्ट उस टॉपिक पर पहुंचते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे। सो प्रिज्म के ऊपर देखिए लगभग 7 क्वेश्चंस पूछे हैं। 2015 में एक रिपीट जो है कैंसल्ड एग्जाम हुआ था, उसको कंसीडर करें तो टोटल 7 हो जाते हैं, अदरवाइज 6 क्वेश्चन जो है इसके ऊपर पूछा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, जो प्रिज्म है वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमने ये लेंसेज से रिलेटेड देख लिया, लगभग 8-9 क्वेश्चन जो है इसके ऊपर पूछा है। तो चलिए हम जो है ये प्रिज्म जो है के जो टॉपिक्स है, ओके, सब टॉपिक्स हम जो है उसको रिवाइज करेंगे। सो प्रिज्म सबसे पहले क्या है, तो प्रिज्म जो है देखिए दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, ओके, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का कॉम्बिनेशन होता है जो एक कुछ एंगल बनाती है, इंक्लाइंड होते हैं। याद रखिए, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस अगर उनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है तो हम उसको प्रिज्म नहीं कहेंगे। जैसे आप जनरली प्रिज्म जो देखते हैं वो इस तरह के शेप का होता है। अब यहाँ पे हमें सिंपली फ्रंट व्यू, एक्चुअली ऐसे पूरा जो है ना ट्रायंगुलर प्रिज्म या रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो भी है, ओके, जनरली ट्रायंगल वाला जो प्रिज्म है वो ज्यादा यूज होता है। तो हर तरफ जो शेप होता है वो ट्रायंगल जैसे बनता है, ओके, हर तरफ जो सरफेसेस। हाँ, अब जो बेस सरफेस होती है वो डिपेंड करता है कि भाई बेस सरफेस ट्रायंगल भी हो सकती है, बेस सरफेस जो है आपको स्क्वायर जैसा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इंक्लाइन, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इनके बीच का ये जो एंगल है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए एक जो है आप क्लैरिटी रखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से जो है ना रे आई है। अब ये नॉर्मल, ये जो है प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे नॉर्मल कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर। अब यहां से ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। अब फिर यहाँ पे नॉर्मल कैसा होगा, ये ऐसे होगा परपेंडिकुलर। अब ये रेयर मीडियम है तो इससे दूर जाएगी तो ये ऐसे। तो ये अगर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इस तरह से रहेगी, ओके, तो ये जो है ना एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ये जो है ना जैसे ग्लास से बना है सपोज,
तो इसे जो है ना हम क्या है, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल और बताते हैं। ये हमने जो है ना स्क्वायर शेप जैसे बना दिया, तो अगर ये जो है ना रे ऐसे रिफ्रैक्ट होके ये जो है ना ऐसे चले जा रही सपोज, ओके, कुछ तरीके से जैसे भी रहेगा। ओके, यहाँ पे आप जो है ना ये ऐसे आपने बता दिया नॉर्मल, यहाँ पे हमने नॉर्मल बना दिया, तो ये जो है ना ये ऐसे जो है ना इससे दूर जाएगी, इससे दूर जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह से भी ये रिफ्रैक्ट होगी, जिस तरह से भी ये जो है रिफ्रैक्ट होगी, आप जो है इंडिकेट कर सकते हैं। ये जो है देखो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। अगर किसी ने ये बोला कि ये ऐसे बता दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने ये ले लिया, तो ये थोड़ा सा जो है ये रे ऐसे चलेगी, और यहाँ से जो है ना अब देखो ये जो है ये नॉर्मल है, ये दूर चलेगी ऐसे। तो ये वाला जो केस है, ओके, ये वाला, इसको हम सपोज ये केस 1 बोल देते हैं और इसको केस 2 बोल देते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ टाइम हम ज्यादा दे दे रहे हैं। तो ये जो है ना ये इस केस में इट इज नॉट प्रिज्म, इट इज नॉट प्रिज्म। क्यों? तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। तो ये प्रिज्म वाला केस नहीं बनेगा। हाँ, ये वाला प्रिज्म बनेगा। ओके, ये वाला 90 डिग्री इनका बीच का एंगल है, सो दिस विल बी द प्रिज्म। तो आप ये अच्छे से समझ ले, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में ओके कुछ एंगल बनना चाहिए, तभी हम उसको जो है ना प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रिज्म ये जो एंगल होता है, अब इसके डिटेल एनालिसिस पे अब देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट कर गई, ठीक है, ये इसका पहला रिफ्लेक्शन, ये यहाँ पे इंसिडेंट बोल दिया हमने, ये पहला रिफ्रैक्शन हो गया। अब ये वापस यहाँ चले गई, तो ये इंसिडेंस 2 हो गया, और ये बाहर निकल गए, सो दिस इज R2। ओके, या इसको इमर्जिंग एंगल भी बोला जाता है। तो ये जो एंगल ए होता है ना, तो ये एंगल ए इज इक्वल टू ये R1 प्लस R2 होता है। ओके, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, तो ये जो है आप याद रखो कि भाई R1 प्लस R2 ये जो है ना एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला है। तो सिंपल आप सबसे पहला जो फॉर्मूला आप यही याद रख ले कि भाई कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भाई डेविएशन कितना हो रहा है। देखो यहाँ डेविएशन हो रहा है ना, ये अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधे चले जाती, ये ऐसे ही चले जाती है, मतलब ये ऐसे चले जाती। चलो मैं इसको रेड से बनाता हूं। ओके, अब देखिए ये ऐसे ही रे चले जाती है, लेकिन ऐसे नहीं जाकर ये कैसे जा रही है, ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक ये वाला जो है ना डेविएशन बन रहा है, इतना डेविएट हो गई, मतलब ऐसे जाना था अब ऐसे जा रही, दिस इज द डेविएशन। तो अब ये डेविएशन एंगल कितना होगा, ओके, इसका भी जो है आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ओके, सो डेविएशन विल बी, ओके, इसको मैं डेल्टा लिख देता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। तो इसमें आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, ई क्या है, तो ये इमर्जेंट एंगल जिसको R2 लिखा है, इस R2 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ई भी बोलते हैं। ओके, सो ये जो है ना आपको आई प्लस ई, ओके, और यहाँ पे माइनस R1 प्लस R2 आएगा। ओके, तो उसको हम ए लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आप एक फॉर्मूला याद रख लो कि भाई डेविएशन कितना होगा प्रिज्म से, जब रे इंसिडेंट करेगी, जब इमर्ज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, सो उसमें डेविएशन कितना आएगा, तो डेविएशन इस फॉर्मूले से आप पता करेंगे। ठीक है, चलो डेविएशन हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि भाई मिनिमम डेविएशन क्या होगा। चलो मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन की आप कंडीशन याद रख लो। मिनिमम डेविएशन में क्या होता है कि भी जो इंसिडेंट एंगल और इमर्जिंग एंगल होता है ना, आई और ई, तो इसमें पहली कंडीशन है कि भाई आई इज इक्वल टू ई होना चाहिए, आई इज इक्वल टू ई होना चाहिए, और दूसरा ये R1 इज इक्वल टू R2 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अब देखो यहाँ पे अगर हम मिनिमम डेविएशन लिख दें, सो डेल्टा मिनिमम, ओके, दिस विल बी इक्वल टू, अब आई और ई दोनों एक जैसे हो गए, तो किसी एक के टर्म में लिख दो। तो अगर हमने इसको 2i लिख दिया, ओके, 2i, ओके, और यहां पर ये R1 और R2, ओके, R1 और R2 ये दोनों भी सेम है। ओके, ये दोनों भी सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपली 2i, ओके, 2i माइनस ए, ये जो है ना मिनिमम के लिए हो गया। देखो यहीं से लिखो, ये i प्लस ई दोनों सेम है, तो इसको i प्लस आई लिख दिया, 2i, और माइनस ये ए लिख दिया। तो जब हम इस तरह यूज करेंगे तो ये किसके लिए बन गया है, मिनिमम डेविएशन के लिए। इसी तरह आप कंडीशन चेक कर लो, मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, तो जनरली जो इंसिडेंट एंगल 90 होता है उसमें मैक्सिमम डेविएशन आता है
लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर जो है सिलेबस के हिसाब से जैसा अगर देखें हम जो पूछा जाता है तो वो मिनिमम डेविएशन के लिए पूछा जाता है, बट यू शुड नो फॉर मैक्सिमम डेविएशन ऑल्सो। तो ये जो है मिनिमम डेविएशन वाला जो है कंसेप्ट। अब देखिए इसके साथ में जो है ना एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं हम ओके प्रिज्म फॉर्मूला। ओके यहाँ जैसे लिखा प्रिज्म फॉर्मूला, तो ये जो प्रिज्म वाला फॉर्मूला होता है ओके चलिए यहाँ लिखते हैं हम प्रिज्म फॉर्मूला। ओके प्रिज्म फॉर्मूला, तो प्रिज्म फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मटेरियल का ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इस ये जो मटेरियल का प्रिज्म बना होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम का ओके तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला दिया जाता है म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ। अब ये जो फॉर्मूला है मिनिमम डेविएशन को यूज करते हुए है ओके तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में आता है डेल्टा मिन प्लस ए ओके होल डिवाइड बाय ये 2 ओके डेल्टा मिन प्लस ए ओके डिवाइड बाय 2 और नीचे जो आता है साइन ऑफ ए बाय 2। तो ये जो है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ओके प्रिज्म का उसका जो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना होगा उसके लिए है तो साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा मिन मिनिमम डेविएशन है। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो देखो ये जो 3 चीजें मैंने यहाँ डिस्कस कर ली है, एक बता दिया कि भी एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, दूसरा डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन और मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसी तरह से प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए इसके आगे हम जैसे चलते हैं तो जो अगर हमने ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगी जो एंगल अगर बहुत छोटा ले लिया हमने, ठीक है अगर हमने जो है ना इसको छोटे एंगल के हिसाब से या थिन लेंसेज के हिसाब से मान लिया, चले पहले आप कॉपी कर लो, इसके अंदर और एक जो है ना मॉडिफिकेशन बताएंगे ओके चलिए आप कॉपी कर लो, ठीक है चलो मैं रब करता हूं इधर का थोड़ा सा हिस्सा। अब देखिए यहाँ पे हमको बात होती है कि थिन लेंसेज कौन से थिन थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म किसे कहते हैं, जब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है लेस देन 10 डिग्री हो। चलो मैं यहां लिखता हूं थिन प्रिज्म, जब एंगल ऑफ प्रिज्म ओके एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री हो, छोटा एंगल हो ओके जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये अगर ये बहुत छोटा हो तो हम उस तरह के प्रिज्म को क्या कहेंगे, थिन प्रिज्म। सो फॉर थिन प्रिज्म ओके फॉर थिन प्रिज्म डेविएशन मिनिमम डेविएशन क्या होगा ओके या जो है ये सॉरी प्रिज्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा ओके वो हम देख सकते हैं ओके। सो प्रिज्म के फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा देख लीजिए। सो देखो ये एंगल बहुत छोटा ले रहे हैं हम ओके एंगल बहुत छोटा ले रहे हैं तो ये जो मिनिमम है ओके ये भी जो है छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट मान लें कि ये छोटा है ओके और डिवाइड बाय 2 भी है, ठीक है ना, उसके बाद डिवाइड बाय 2 भी है तो हम जो है ना ये जो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है कब, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा छोटा हो ये आपको पता है। तो अब जो है ना ये म्यू वाला फॉर्मूला देखो क्या बन जाता है, म्यू इज इक्वल टू ये साइन ओके साइन थीटा के बजाय थीटा तो ये हम थीटा लिख देंगे। सो ऊपर बन जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए एन होल डिवाइड बाय ये 2 और यहाँ पे भी a डिवाइड बाय 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको जो मिलेगा ओके म्यू इज इक्वल टू ये डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइड बाय ये a। ये आपके पास जो है ना ये प्रिज्म के लिए फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला आ गया है। अगर हमने इसको वर्कआउट किया ओके इसको हमने वर्कआउट किया इसको जो है और इससे डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला निकाला, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, ये आपने कॉपी कर लिया ठीक है ना, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो चलिए अब क्या देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये a को इधर ला लो ओके डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला निकालेंगे हम यहाँ से। सो चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं। सो ये डेल्टा मिनिमम प्लस a इज इक्वल टू, देखो ये a को इधर भेज दिया तो ये बन गया म्यू a। सो देयरफॉर डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू a माइनस a, मतलब ये a कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1। सो दिस इज डेल्टा मिनिमम
सो मिनिमम डेविएशन अब आप देख लो किस पे डिपेंड कर रहा है। सो एंगल ऑफ प्रिज्म पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो, ये किसके लिए है? फॉर थिन प्रिज्म। ओके, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था, ओके, जो प्रिज्म का फॉर्मूला, इससे ही हमने वर्कआउट किया। तो हमने जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, ओके, देखो ये कंडीशनली है, ये किसके लिए है? फॉर थिन प्रिज्म, याद रखो। और हमने जो शुरू में फॉर्मूला पढ़ा, ओके, मिनिमम डेविएशन का, चलो इसको भी रब कर देता हूं मैं। एक फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, यहां पे लिखता हूं मैं, डेल्टा मिन इज इक्वल टू 2i माइनस ए। तो इसमें प्रिज्म थिन रहना या नहीं रहना ऐसी कोई कंडीशन नहीं। ओके, ये सभी प्रिज्म के लिए चलेगा। ओके, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रिज्म। लेकिन ये किसके लिए है? दिस इज ओनली फॉर थिन प्रिज्म, याद रखो। तो आपको अगर थिन प्रिज्म दे दे तो आप सिंपली ये यूज कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म और वो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, सो आप जो है डेल्टा मिनिमम पता कर सकते हैं। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। रिवीजन तो बोल रहा हूं, लेकिन उसको मैं थोड़ा डिटेल में ही बता रहा हूं आपको, ताकि आपको इसकी क्लैरिटी रहे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर ये तो हमने पढ़ लिया, अब आता है नेक्स्ट जो है डिस्पर्शन। ओके, अब इसमें एक टॉपिक है, ओके, डिस्पर्शन। अब देखिए इसमें सिल्वरिंग भी है, ओके, सिल्वर्ड प्रिज्म। तो एक एंड, ये इधर का एंड अगर हम सिल्वर्ड कर दिए तो ये रिफ्लेक्टिंग वाली सरफेस भी बन जाता है। ओके, रिफ्लेक्टिंग वाली सरफेस। तो आप जो है ना रिफ्लेक्टिंग वाली सरफेस के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो एक ही कंडीशन इसमें दे रखा है कि यहां से इंटर होके ये नॉर्मल वाले रास्ते से, ओके, चलो मैं यहां पे इसको डिस्कस करता हूं। चलिए कॉपी कर लो, पहले आप समझ लो। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लिया। ओके, अब देखो यहां पे ये मैं रब कर देता हूं। इसमें एक केस जो दिया हुआ है सिल्वर्ड प्रिज्म में, अभी तक जैसा एक ही केस बताया है, तो उसमें क्या बताया कि भाई ये एंड, एक एंड जो है ना, ये एक साइड इसका, एक एंड नहीं सॉरी एक साइड, तो इसमें जो है ना ऐसे, मतलब ये जो यहां सेकेंड पार्ट पे जो इंसिडेंट कर रही है रे, ओके, वो जो है ना नॉर्मल कर रही है, ऐसे नॉर्मल, ये ऐसे, ये ऐसे नॉर्मल कर रही है, ऐसे नॉर्मल। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है भाई, जैसे जाएगी ओके रे, वैसे ही ये वापस भी हो जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ये इंसिडेंट रे को थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है ना ये नॉर्मल है, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होके कैसे गई, इस सिल्वर्ड वाला जो साइड है उस पे नॉर्मल गई। तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, जैसे जाएगी वैसी आएगी, मतलब यहाँ पे इंसिडेंस एंगल भी जीरो और रिफ्रैक्शन एंगल भी जीरो। ये अगर हमने इसको I2 बोला, इसको R2 बोला, ठीक है, ये I1 है और ये वाला क्या है, दिस इज R1। ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई ना भैया, और ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल R1 और ये वाला एंगल I1। ठीक है, इसको समझे आप, थोड़ा सा जो है ना आप जूम करके देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये क्या है, दिस इज वी आर हैविंग नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल से ऐसे जा रहा है और ये नॉर्मल के ही रास्ते से गई, वैसे ही वापस आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जो है ना जो भी जो ये वाले केस में जो है ये R1 पूछेगा आपको कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से इसको जो है ना वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस हमने पढ़ा ना भी A इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो R2 तो जीरो हो गया, सिंस R2 इज इक्वल टू जीरो, सो दिस R1 विल बी इक्वल टू सिंपली A। तो ये सिचुएशन देकर पूछता आपको। ओके, तो एक ही केस है, तो खैर मैंने वो यहाँ पे डिस्कस कर दिया, आप देख ले। तो ये रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएगा, इट इज सेम एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमको क्या पढ़ना था अभी, थिन प्रिज्म भी बता दिया मैंने, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हम देखेंगे। चलिए आप कॉपी कर लो। ओके, आप कॉपी करें इसको। ओके, सो कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं।
सो देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है, जैसा मेनली मैंने बता दिया कि मिनिमम डेविएशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ में आप जो है ना मैक्सिमम डेविएशन कब होगा। ओके, अब मिनिमम डेविएशन पे क्यों हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आपको जो है ना मिनिमम डेविएशन का ग्राफ भी रहेगा। ओके, एक सिंपल सा ग्राफ है, ओके, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ रहेगा, ठीक है, आप वो ग्राफ भी जो है देख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन। ओके, सिंपल सा इस तरह का ग्राफ रहेगा, इस ग्राफ को भी आप याद रखो, ये एंगल ऑफ डेविएशन और ये इंसिडेंस एंगल, तो आपको ये इस तरह से मिलेगा। तो ये सबसे कम कब होगा, जब I इज इक्वल टू E होता है, जो हमने कंडीशन लिखी थी, ठीक है। और मैक्सिमम डेविएशन भी देख लें आप, और मैक्सिमम डेविएशन के साथ एक और कंडीशन होती है कि डेविएशन जो है सॉरी नॉन इमर्जेंट। ओके, मतलब यहां से ये इमर्ज ही नहीं कर रही, बाहर नहीं निकल रही, ये ऐसे बेंड होते होते ये ऐसे आ जाना, तो ये जो है ना कंडीशन कौन सी हो जा रही, तो क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन हो रही। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब ये ऐसे बेंड होते 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 ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके पैरेलल जो है ना इमर्जेंट रे हो जाना, तो उसको कहते हैं नॉन इमर्जेंट कंडीशन। ओके, नॉन इमर्जेंट कंडीशन। तो ये जो है आपको जो है दो सिचुएशन जो है आप देख लें। ओके, तो यहाँ पे सिंपली कंडीशन क्या आ जाएगी, क्रिटिकल एंगल जब हो जाएगा, ये इंसिडेंस एंगल जो है ना क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तो ये इमर्ज नहीं करेगी, ये सरफेस के पैरेलल ही चली जाएगी। और अगर हमने और क्रिटिकल एंगल से और भी इंसिडेंस एंगल को बढ़ा दिया तो ये वापस फिर क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट जो है ना 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम डिस्पर्शन। तो देखिए जब ये जो है लाइट, ओके, व्हाइट लाइट जो है ना हम इस प्रिज्म से पास करते हैं, चलिए इसको रब कर दें सभी को। ओके, ये हमने जो है सिल्वर्ड वाला भी केस पढ़ लिया, ठीक है, चलो इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए, तो आप जो है ये सारी चीजें, ओके, इनके ऊपर क्वेश्चन PYQ बने हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो डिस्पर्शन है, ओके, डिस्पर्शन में क्या होता है, जैसे व्हाइट लाइट क्या होती है कि सो ये तो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, 7 कलर्स का, तो यहाँ पे ये इस तरह से रहेगा। अब देखो ये जो लाइट जो है ना आप ऐसे बताएंगे कि भाई ये जो है हम जो है ना व्हाइट की जगह चलो हम ब्लैक से बता रहे हैं, चलो ठीक है ना, ये ऐसे हमने ये ब्लैक ये लाइट बता दिया, ठीक है, ये इंटर हो रही। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये जैसे प्रिज्म क्या करता है, इसको 7 कलर्स में क्या है, ओके, स्प्लिट कर देता है, 7 कलर में क्या करता है, स्प्लिट कर देता है। अब ये जो 7 कलर में स्प्लिट कर रहा है ना, तो यहाँ से ये क्या होते हैं कि भाई ये जो है आप ये समझ लो कि भाई ये वाला क्या है, ये ऐसे बता दो आप, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये नॉर्मल जो है, ओके, ये एंगल हमारा इंसिडेंस का बन रहा है, ये एंगल इंसिडेंस का बन रहा है। अब यहां से ये रिफ्रैक्ट होगी, ओके, यहां से क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी, तो ये जो है ना सपोज ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, ये ऐसे रिफ्रैक्ट, थोड़ा सा ये जो है ना ऐसे बता दो, ये इसको थोड़ा मैं और जो है ना ऐसे लेता हूं तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी, ये ऐसे ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि भी हाँ ये रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है ना, ये रिफ्रैक्ट हो रही है। डेंसर मीडियम है तो ये जो है ना ऐसे बेंड होगी, किधर, जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। अब यहां से ऐसे बेंड होते ये रेड कलर, उसके बाद ये फाइनली मैं ऐसे बता देता हूँ, चलिए ज्यादा बेंड हो गई, ये लास्ट वाला जो है वायलेट कलर है सपोज, इसके बीच में कई सारे जो है ना ये पूरे कलर आ जा रहे हैं, यहाँ पे बीच में जो है ना, अब रेड के बाद जो है ना ये रेड हो गया, रेड के बाद ये ऑरेंज हो गया, फिर ये जो है ना येलो हो गया, येलो के बाद जैसे जो है ग्रीन आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे सपोज हमने ग्रीन के लिए ऐसे बना दिया, उसके बाद ये जो है ना ब्लू, इंडिगो और वायलेट जैसे भी रहेगा, ओके। सो वायलेट, ओके, इंडिगो, ब्लू और उसके बाद लास्ट में वायलेट होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है, ये रेड, सबसे ऊपर ये रेड और सबसे नीचे क्या रहेगा, तो ये वायलेट रहेगा, ओके, हियर वी आर हैविंग वायलेट, ठीक है। अब यहाँ पे डेविएशन की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है दिस इज वी आर हैविंग नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब यहाँ से क्या होगा, अब ये रेयर मीडियम में आ रही, तो ये क्या होगी, ये जो नॉर्मल है उससे दूर हो जाएगी क्योंकि रेयर मीडियम में आ रही, तो ये जो है ना यहाँ पे इसका डेविएशन ऐसा हो जाएगा, फिर ये डेविएशन ऐसा हो जाएगा, इनका डेविएशन ऐसे, ये सब जो है ना, अब अगर हमने यहाँ पे एक हमने स्क्रीन लगा दिया, सपोज यहाँ स्क्रीन लगा दिया,
तो ये जो है ना अलग अलग कलर हमको यहाँ पे विजिबल होते हुए दिखेंगे। ये लाइट को डिस्पर्स कर दिया, यहाँ पे ये ऐसे बता देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली लाइट को जो है ना ये ऐसे जाना था, ये ऐसे जाना था, लेकिन ऐसे नहीं जाके अब ये जो एंगल हो रहा है, दिस इज वी आर हैविंग डेविएशन। तो ये किसके लिए आ रहा है? पहला कौन सा है? ये रेड कलर है। ये कौन सा है? रेड कलर। तो ये रेड कलर के लिए हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा रेड। इसी तरह से लास्ट के हिसाब से लिखेंगे तो डेल्टा वायलेट लिखेंगे, या आगे जो भी कलर आएगा, डेल्टा ऑरेंज, डेल्टा येलो, डेल्टा ग्रीन, डेल्टा जो है इंडिगो, डेल्टा ब्लू, डेल्टा वायलेट, ऐसे हम लिखेंगे सारे जो है कलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेड और ये जो लास्ट में जो है ना वायलेट, ये इस तरह जो है डिस्पर्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, जो आपने पहले पढ़ रखी है उसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ। जो वेवलेंथ के हिसाब से अगर बात करेंगे, ओके, तो जो रेड कलर होता है, ओके, रेड कलर जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है कलर में, रेड कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। और जो वायलेट होता है, ओके, वायलेट कलर, तो वायलेट कलर में क्या होती है? ओके, ये वायलेट कलर में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो बहुत कंसेप्टिव पॉइंट है यहाँ पर, ओके। अब देखिए हमने जो है ना, जैसे जो ईएम वेव्स है, ओके, और रे ऑप्टिक्स में भी जो रिवीजन में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई ये जो वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, ये स्पीड जो होती है, v इज इक्वल टू हमने लिखा था एफ लेमडा, और इसको बताया था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा बताया था हमने, ठीक है। और इसी के साथ में हमने जो है ना एक और डिस्कशन किया था, ठीक है ना, जिसमें हमने ये बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, ये पढ़ा था हमने। अब देखिए यहाँ पर जब लाइट वाइट थी तो सब मिलके थी, लेकिन जब अलग अलग हो गई, अब सिंगल कलर, इंडिविजुअल कलर, मोनोक्रोमैटिक हो गई, तो ये केस में क्या होता है कि भाई वेवलेंथ अलग तो उसकी स्पीड भी अलग हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ओके, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये जो, ओके, ये जो डेंसर है, सपोज ये हमने ले लिया, लेट इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। किसका है ये? ग्लास से बना हुआ है, ठीक है, किसका है? ग्लास का बना हुआ है। तो ग्लास एक डेंसर मीडियम है, तो इस डेंसर मीडियम में रेड कलर, ओके, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे फास्ट जाएगा, और जो वायलेट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम, तो ये सबसे स्लो जाएगा। देखिए सेम मटेरियल है, लेकिन अलग अलग कलर की लाइट या अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए वो डेंसिटी उसकी अलग अलग जैसे हो रही है, ओके। तो ये सबसे ज्यादा, ओके, स्पीड किसको देगा? रेड के लिए आएगी। मतलब रेड के लिए, ओके, फॉर रेड कलर, फॉर रेड कलर, okay, glass is less denser as compared to, okay, violet color, okay, violet color, okay। और अगर हम V red is more than V violet, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, सेम मटेरियल, ओके, सेम मटेरियल। अब ग्लास छोड़ के हम कोई और भी ले सकते हैं, जैसे हम वाटर वाला मीडियम भी ले सकते हैं, ओके, कोई दूसरे जो है ना डेंसिटी वाला, ठीक है, जैसे वाटर की डेंसिटी 4/3, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं? 4/3 लेते हैं। ग्लास के लिए कितना लेते हैं? 3/2 लेते हैं, ठीक है। तो ग्लास इज मोर डेंस एज कंपेयर टू वाटर। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अलग अलग कलर की, तो रेड कलर जो है ना फास्ट मूव करेगा और वायलेट कलर स्लो मूव करेगा। क्यों? कि वायलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है, ओके। तो अब अगर हम वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई लेमडा आर इज ग्रेटर देन लेमडा वायलेट, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर म्यू आर इज लेस देन, ओके, म्यू वायलेट। समझ जाए आप, ओके। मतलब रेड कलर, सॉरी, ग्लास में के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा
वायलेट कलर की वजह से, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा और रेड कलर के लिए कम आएगा। ओके, रेड कलर के लिए कम आएगा, सेम मटेरियल है बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। ओके, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके वायलेट कलर के लिए ज्यादा आएगा और रेड कलर के लिए कम आएगा। देखो तीनों भी पॉइंट अच्छे से याद रख लो। आपको ये तो याद रहता है कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वायलेट कलर की कम होती है। ओके, उसके साथ में जो है दूसरा पॉइंट ओके जो आपको मतलब यहाँ याद रखना चाहिए, स्पीड जो रेड कलर की ज्यादा होती है वायलेट कलर के कंपैरिजन में। ओके, किसी भी डेंसर मीडियम में, किसी भी डेंसर मीडियम में, ठीक है। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा सेम जो है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए कम होगा, वायलेट कलर के लिए ज्यादा होगा, वही मीडियम। इसी तरह दूसरे भी कलर के लिए वो अलग अलग रहेगा, मतलब येलो के लिए अलग होगा, ग्रीन के लिए अलग होगा, ओके इंडिगो के लिए अलग होगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। तो इसी वजह से अब अगर हम डेविएशन की बात करेंगे, ओके डेविएशन की बात करेंगे तो हमने जो सपोज थिन ग्लास के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, ओके फॉर थिन ग्लास, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो इस कंसेप्ट से देखो कि भाई डेविएशन किसको ज्यादा होता है, ओके डेविएशन किसको ज्यादा होता है। तो हमने मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, मिनिमम डेविएशन किसके लिए आएगा ज्यादा, तो a इंटू म्यू माइनस 1। तो ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, प्रिज्म का, सॉरी ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो रहा, मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। 1 कांस्टेंट है तो सिंपली ये जो म्यू वैल्यू है, तो जिसका म्यू ज्यादा रहेगा उसका डेविएशन भी ज्यादा रहेगा। तो हमने अभी देखा, देखो वायलेट कलर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसलिए ये सबसे बड़ा ये वाला जो डेविएशन है ये जो है आपको वायलेट कलर के लिए आ रहा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन भी ज्यादा रहेगा। क्लियर है सबको। तो इसी बेस पे जो है ना क्वेश्चन जो है आपको पीवाईक्यू में भी पूछा है। ओके, एक बहुत ही जो है कंसेप्टिव पीवाईक्यू पूछा है कि ऐसे प्रिज्म से जो है निकलते हुए बताया है या किसी मीडियम से निकलते हुए बताया क्वेश्चन। तो उसमें बताया कि ग्रीन कलर जो है ना ये ऐसे जो है सरफेस पे आ रहा है। तो अब बोल रहा है कि कौन से कलर के लाइट इमर्ज जो है करेंगे, ठीक है, मतलब कौन से कलर के लाइट जो है ना बाहर एयर में निकल जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन था, आप देखे बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको ये जो है क्लियर हो गया। तो डेविएशन किसका ज्यादा रहेगा, ओके सो दिस डेविएशन विल बी मोर, ओके हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए सो यहाँ पे आई थिंक ये जो है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो डिस्कशन था वो हमने देख लिया है। अब देखिए इसमें जो है कुछ चीजें जो है आपको और भी जो है हो सकती है। क्राउन जो ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, ओके 2 टाइप के ग्लास है, ओके तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रखो कि जो क्राउन और फ्लिंट ग्लास होते हैं, ओके कि कभी ऐसा होता है कि भी वहां तक हम रीच नहीं करते हैं, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी तो कम है देखो नीट के लिए, लेकिन जेई के लिए बन सकती है, ठीक है। तो नीट के लिए भी जो छोटे पॉइंट है तो वो खाली हम जैसे ऐड कर ले, ऐसा ना हो कि भाई हमें जैसे जो है ना वो याद ही ना हो। अगर इस वाले एनसीईआरटी में या अभी जो है डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ग्लास मटेरियल आपको कहीं ना कहीं अगर डिस्कस किया हुआ है 12 के पहले या 10th में कहीं पर या 10th से पहले, तो वो उसको कंसीडर कर सकता है कि जो है टॉपिक में उसको जो है ना इंक्लूड कर सकता है। जैसे जो ग्लास होते हैं ना, जैसे क्राउन ग्लास होता है और फ्लिंट ग्लास होता है, तो जो क्राउन ग्लास होता है ना, क्राउन ग्लास, क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास, तो इसमें क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना क्राउन ग्लास का वो ज्यादा होता है, सॉरी क्राउन ग्लास का जो है ना वो कम होता है और फ्लिंट का ज्यादा होता है। म्यू क्राउन इज लेस देन म्यू फ्लिंट, बस आप इतना याद रख ले। अगर क्राउन या फ्लिंट ग्लास आ जाए तो आपको उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्राउन जो ग्लास होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके ज्यादा होगा, मतलब सेम प्रिज्म वगैरह की बात करेगा और बोलेगा कि एक क्राउन ग्लास का एक जो है फ्लिंट ग्लास का है, तो वहां पे आपको जो है ना ये जो डेल्टा मीन वगैरह का पूछ लेगा तो वहां पे ये अलग अलग रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है सारी चीजें आपके सामने जो है आ गई है। सो मिनिमम डेविएशन फॉर डिफरेंट कलर्स
तो आप ये इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं मिनिमम डेविएशन। चलो ये आप पॉज करके कॉपी कर लो, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल लिखाता हूं। ठीक है, कॉपी कर लिया। चलो अब देखिए यहां पे मिनिमम डेविएशन फॉर डिफरेंट जैसे कलर्स है, तो सपोज हम रेड के लिए लिख रहे हैं, सो डेल्टा मिन फॉर रेड, ये रेड के लिए लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म तो कांस्टेंट, तो ये होगा म्यू रेड -1। इसी तरह अगर डेल्टा मिन हमने लिखा येलो, सो दैट इज इक्वल टू ए इंटू म्यू येलो -1। बस उस फॉर्मूले में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कलर का लिखते चलेंगे। ओके, क्योंकि सेम ग्लास मटेरियल लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के हिसाब से अलग अलग आएगा, हर कलर के हिसाब से अलग अलग आएगा, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, बस फॉर्मूले में उतना ही चेंज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो होप दैट्स क्लियर टू यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो रहेगा, ओके, अब ये एक दो जो टॉपिक है, ओके, ये थोड़ा सा समझो, एडिशनली ये समझ ले कि बहुत सारे चीजों को देखो, जो नए सिलेबसेस हैं 2024 या 2025, तो उसमें बहुत सारी चीजों को जो है ना रिमूव कर दिया, या जो है ना बहुत पहले वाले सिलेबस में पूछे जाते थे क्वेश्चन, अब नहीं पूछ रहा है। तो जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमने तकरीबन सारी चीजें प्रिज्म से रिलेटेड कर लिए। कॉम्बिनेशन प्रिज्म 1 से 2, ओके, वो सारी चीजें भी जो है ना अभी पिछले 10 साल के क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं पूछा है, तो हमको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चले एंगुलर डिस्पर्शन किसको बोलते हैं, तो देखिए ये जो डिफरेंस होता है, ओके, डेविएशन का, ओके, डेविएशन बिटवीन, ओके, सो डेविएशन बिटवीन वायलेट कलर, ये जो वायलेट कलर का डेविएशन और रेड कलर का डेविएशन, इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं। चलो यहाँ पे हम लिख देंगे, ओके, व्हाट इज दिस एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। चलिए ये मैं रब कर देता हूं। चलो चलिए, सो यहाँ पे हमने, ओके, सो एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है, सो एंगुलर डिस्पर्शन, ओके, लेट दिस इज थीटा, सो दिस इज इक्वल टू, ओके, तो ये क्या होता है, तो जो डेविएशन होगा, ओके, वायलेट का माइनस डेविएशन ऑफ रेड, सो दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन। बहुत ही जो है सिंपल सा केस है। ठीक है, अब देखो डिस्पर्सिव पावर लिखा है, सो डिस्पर्सिव पावर, बस ये फॉर्मूला आप याद रख लो, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, चलो ये दूसरे कलर से लिखते हैं। ओके, सो डिस्पर्सिव पावर क्या है, ओके, डेविएशन ऑफ, ओके, सॉरी, इट्स अ रेशियो ऑफ मीन, ओके, हम क्या लेंगे, जो है रेशियो ऑफ एंगुलर डेविएशन टू द मीन डेविएशन, ओके, एंगुलर डेविएशन, ओके, इट इज द रेशियो ऑफ, इसको W से लिख दो आप, सो मीन डेविएशन, सॉरी, ओके, सो इट्स अ रेशियो ऑफ, ओके, एंगुलर डिस्पर्शन, ये जो हमने लिखा अभी, एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइड बाय, ओके, एंगुलर डिस्पर्शन, ओके, DIPS हमने डिस्पर्शन के लिए लिखा, डिवाइड बाय मीन डिस्पर्शन, सॉरी, मीन डेविएशन, ओके, मीन, मिनिमम नहीं, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन किसे कहते हैं, तो जो येलो कलर का होगा, डेविएशन फॉर येलो कलर, डेविएशन फॉर येलो कलर। ठीक है, तो ये जो W इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन, ये आप थीटा लिख दो, डिवाइड बाय ये जो डेल्टा येलो कर दो, ओके, डेल्टा येलो कर दो। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो देखो ये जो है सारी चीजें हमने जो है ना जो प्रिज्म से रिलेटेड थी वो हमने कवर कर ली। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा डिटेल लिया, इसलिए वक्त ज्यादा लग गया है। ओके, तो रिवीजन को हमने जो है थोड़ा सा डिटेल टाइप का रखा है। ठीक है, कई सारे टॉपिक नए हैं, समझाने के लिए मुश्किल होती है, तो मैंने जो है वो कंसेप्ट वाला जो भी हो सकता है उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो टॉपिक है, ओके, दैट इज वी आर हैविंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में दो इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने हैं, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ठीक है, अब देखिए पिछले कुछ सालों में टेलीस्कोप के ऊपर ही क्वेश्चन आया है, तो इस बार हो सकता है कि भी माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चन पूछे, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है,
लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि भाई हम जो है ना टेलीस्कोप नहीं पढ़े या टेलीस्कोप पे नहीं पूछेगा, टेलीस्कोप पे वापस जैसे अब कई बार से रिपीट कर रहा है तो इस बार भी रिपीट कर सकता है। ओके, सो आपको जो है ना देखो मेन पॉइंट, आप क्वेश्चन में कैसे भी कुछ दिया हुआ आप जो है ना मेन उनके फॉर्मूले को अच्छे से गैदर करके रखिए कि भाई क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, वो अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको जो है ना ये टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो माइक्रोस्कोप की। ओके, तो माइक्रोस्कोप में जैसे हमने लिखा सिंपल है, कंपाउंड है, ठीक है। चलो ये रब कर दें सभी, ठीक है, चलो ये रब कर देंगे हम। सो अब देखिए ये हमने रब कर लिया, ठीक है। चलो चलिए अब देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, तो जिसमें जैसे एग्जांपल अब यहाँ डायरेक्ट रिवीजन के हिसाब से हम डायरेक्ट बात करेंगे। माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट को जो बड़ा करके बताए, ठीक है, छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करते हैं, ओके, ऑब्जेक्ट की इमेज को ओके बड़ी, ओके, इमेज बड़ी करके बताते हैं। सो दैट इज वी आर हैविंग माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब एक ऐसा जो है डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जो हार्डली 8 to 10 टाइम्स ही ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकता है, ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके बता सकता है, तो उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सिंपल एक जो है लेंस होता है, बस एक ही लेंस से इससे काम चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, ओके, तो जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें ये सिंपल ओके माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ये एक लेंस हम यूज कर लेते हैं, बस एक सिंपली जो है ना कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना बस हम वो यूज करते हैं। अब देखो ये जो है ना यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे सपोज हम चलिए दूसरे से बताता हूं मैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और अब जो है ना यहाँ जो है ना ये ऑब्जर्वर है, ओके, ये जो है ना ये ऑब्जर्वर यहां से इसको देख रहा है, दिस इज वी आर हैविंग ऑब्जर्वर। ओके, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे कहीं पे ये ऐसे बड़ी बन के बन जाती है, ये इमेज ऐसी बड़ी दिखती है, ये ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये इमेज है, तो इमेज हमको जो है ना बड़ी बन के दिखती है, दिस इज वी आर हैविंग ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वी आर हैविंग इमेज। तो अब देखो यहाँ पे जो है ना ये जो इमेज जो बनती है, ओके, जैसे ये इस तरह से, अब ये रे डायग्राम वगैरह हम नहीं बना रहे, ओके, ये ऐसा आपको जो है मिलेगा, ठीक है, तो ये ऐसे जो भी रहेगा ये ऐसे आप बता सकते हैं। सो सॉरी, दिस इज वी आर हैविंग द एंगल, ओके, दिस इज द एंगल थीटा आई, ओके, थीटा आई हम इसको जो है नाम देते हैं, ओके, सो या थीटा ओ आप जो है इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो एनीवे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ना लाइट जो है ना ये ऐसे जो है ना इससे टकरा के, ओके, फिर ये जो है ना बैक पीछे जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये वापस ऐसे जाएगी, ठीक है, एग्जैक्टली उसी रास्ते से जाएगी। अब इसके थोड़े से आपको जो है रूल पता होना होता है कि भाई लेंस से, ओके, लेंस से जो रे डायग्राम बनाते हैं उसके रूल क्या है। तो जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो उसी डायरेक्शन से उसी रास्ते से वापस होती है। अगर कोई एकदम ऐसे पैरेलल आती है तो ये इससे रिफ्लेक्ट होके सॉरी रिफ्रैक्ट होके वो जो है उसके फोकस से जाती है। ये कुछ रूल जो है उसके तीन तीन रूल दोनों के लिए, चाहे कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर हो या कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस हो, तीन तीन रूल उसके जो है वो होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये इसी तरह से आप एक रे ऐसा ले लेते हैं, चलो एक रे ऐसे लेते हैं तो ये टकरा के, ओके, तो ये जो है ना अब ये रिफ्रैक्ट होके जाती है, ऐसे जाएगी, ये ऐसे रिफ्रैक्ट, तो ये जो है ना ये इसको जो है ना ये ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं पीछे की तरफ। तो ये जहां पे ये दोनों रेस, ओके, ये दोनों रेस, ओके, यहां से जो ये टकरा के ये तो ऐसे जाएगी और ये ऐसे टकरा के, तो ये इसके जो है ना फोकस से, सॉरी यहाँ नहीं, इस यहाँ जो फोकस रहेगा ये जो है ना ये फोकस पे जाएगी। तो फोकस के जो है ना यहाँ पे पीछे आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो अब इसके डिटेल में नहीं जाते, इमेज यहाँ बनती है समझ लें, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ओके, ये इंसिडेंस जो एंगल हो रहा है, ठीक है, इस फर्स्ट रे का, सो इस थीटा आई को क्या लिख सकते हैं, देखो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ द इमेज है, तो सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस एच नॉट डिवाइड बाय ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको हम u लिखते हैं, ये u आप लिख सकते हो, ओके, और ये tan थीटा आई इज इक्वल टू एच आई अपॉन, ओके,
देखो यहाँ पे जनरली हम डी लिखते हैं, ये वाले डिस्टेंस को हम सपोज डी मानते हैं। तो डी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। ओके, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन होता है, ठीक है। जहां पे जो है ना सबसे ज्यादा अच्छे से जो या बड़ी जो हमको जो है इमेज दिखती है। जैसे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे दूर है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा करीब लाते हैं, करीब लाते लाते एक पोजीशन ऐसी आती है कि हमें एकदम अच्छा लगता है। अच्छा ऐसा करें आप कि अभी और करीब ला लो, अब उससे और करीब लाएंगे तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे भाई जितना करीब लाए उतना अच्छा दिखता, बोले तो आप ऐसा रख लो, एकदम सामने ऐसा रख लो, दिखेगा कि अच्छा एकदम सामने ऐसे रखे तो नहीं दिखता है। तो एक जो डिस्टेंस होता है जहां से हमको एकदम अच्छे से विजन होती है, डिस्टिंक्ट विजन, उसको बोलते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, LDDV। ये जो है नॉर्मली जो हेल्दी, जो हमारे हेल्दी आईज होते हैं, ओके, जैसे तो वो जो है ना लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो हम 25 सेंटीमीटर से, अगर हमारे आईज में कोई डिफेक्ट नहीं है, जैसे जो है करीब का हमको ठीक से नजर नहीं आता या दूर का कुछ मसला जो भी है सब कुछ, अगर हमको जो है ना जैसे कोई हमारे आईज में डिफेक्ट नहीं है तो 25 सेंटीमीटर पे आपको बेस्ट दिखेगा। बट जैसे हम ये ऐसे देखते हैं ना हमारे आंखों पे थोड़ा सा स्ट्रेन आता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन या जो बड़ी इमेज हमारे आंख के अंदर जो बनती है वो 25 सेंटीमीटर पे ही बनती है। तो यहाँ पे हर केस में क्या होता है, देखो ये दो चीजें आपके पास बता दिया मैंने। तो यहाँ जो है ना जो मैग्निफिकेशन है, ये जो हमने लिखा कि मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, ओके, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ये m इज इक्वल टू, यहाँ जो फॉर्मूला है हम उसको लेके चलते हैं, याद रखो, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय, ओके, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म्ड, ओके, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज। तो यहाँ पे एक ही बनने यही बन जाएगी डायरेक्टली। तो ये जो विजुअल एंगल ये थीटा आई, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, थीटा आई, ओके। सो ये जो है थीटा आई हम ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे, ओके, अब जो एंगल बनता है ऑब्जेक्ट पे रखने से, ओके, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय object placed at, by object placed at O, ओके, placed at O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो है हमारे लिए हम इसको बोलते हैं कि भाई थीटा आई इमेज की वजह से, और ये लिखते हैं हम थीटा ओ। देखो ये जो है ना ये इमेज के लिए जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो उसको हमने लिख दिया थीटा आई। और ये दूसरा एंगल कौन सा है, तो यहां देख लो कि भाई इस तरह से है, ओके। आप इसको जो है ना ये हमने ये जो है ये डी डिस्टेंस पर हमने ये ऑब्जेक्ट को रख दिया, दिस इज वी आर हैविंग ऑब्जेक्ट। हमने जैसे बोला कि सबसे अच्छा कहाँ लगता है, तो जब ऑब्जेक्ट जो है ना 25 सेंटीमीटर पर, मतलब लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम ये डी लिखते हैं, इतने डिस्टेंस पर रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे थीटा ओ। तो ये दो एंगल आपको क्लियर होना, थीटा आई एंड थीटा ओ। तो इसी से जो है मैग्निफिकेशन आएगा। अब देखिए इससे ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम, ओके। तो चलो अब जो है हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि भी माइक्रोस्कोप जो होता है, अब इसके जो दो कंडीशन है बस उसको समराइज करके लिख देते हैं। ये आप याद रख लो कि भाई जो ये एंगल्स मैंने बोल दिए तो किस तरह से आएंगे, ठीक है, किस तरह से जो है आएंगे, ठीक है। अब चलो आप इसको कॉपी कर लो, चलिए फास्ट कॉपी करो, मुझे रब करके जो है फिर कंक्लूजन्स लिखने हैं। चलिए कॉपी कर लिया, चलो मैं इसी को जो है ना यहाँ से रब करता हूँ, ये रब कर देता हूँ, ठीक है। आप पॉज करके कॉपी कर लेना बाद में, ठीक है। चलिए अब देखो हर केस में दो सिचुएशन है, एक है स्ट्रेन आइज। तो स्ट्रेन आई का मतलब होता है कि हम 25 सेंटीमीटर पर देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेन आई पे जो मैग्निफिकेशन होता है, ओके, ये पहला लिख देता हूं मैं, स्ट्रेन आइज, स्ट्रेन आइज। तो यहाँ जो मैग्निफिकेशन होगा, ओके, चलो यहां लिखते हैं, दिस m इज इक्वल टू, ओके, 1 प्लस, ओके, यहाँ पे जो है ना फॉर्मूला जो रहेगा 1 प्लस डी बाई एफ, ओके, 1 प्लस डी बाई एफ। और दूसरा रिलैक्स्ड आइस, रिलैक्स्ड आइस, तो यहाँ पे जो m होगा सिंपली डी बाई एफ, ओके, उसमें
एफ क्या है, फोकल लेंथ है इस लेंस का, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से अब ये जो है ना, ये जो चीजें थी एंगल मैंने आपको बता दिया, ये जो है ना हर एक इसमें यही आने वाला, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी वही आने वाला है, टेलीस्कोप में थोड़ा नाम बदल के आएगा, ओके, रहेगा वही, नाम बदल जाएगा बस, ठीक है ना। अब वहां पे क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है जो दिखता है और कितनी दूरी पर है, ठीक है ना, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। चलो, तो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये एंगल के लिए कोई चेंज नहीं, वैसी रहेगा। तो यहाँ पे हम जो है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए समराइज कर लेते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहले यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप 8 to 10 टाइम्स ही जो ऑब्जेक्ट को है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज को लार्ज करके बता सकता है। लेकिन अगर उतना बड़ा करने के बाद भी हमको ठीक से नजर नहीं आए तो, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ पार्टिकल बहुत छोटे, जैसे एटम है, ओके, या कोई और चीज होगी जैसे इलेक्ट्रॉन, ओके, बहुत छोटे पार्टिकल है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ, ओके, एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को देखने की बात नहीं, जैसे सेल जो होते हैं, बायोलॉजिकल सेल्स वगैरह जैसे जो होते हैं, ओके, जैसे आरबीसी वगैरह सारे ये चीजें देखते हैं, तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो अब इनको देखना होता है। तो इनको अगर 8 to 10 टाइम्स बड़ा करेंगे तो हमें नजर आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर जो है ना माइक्रोमीटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमको तो जो है 8 to 10 टाइम्स बड़ा करने से समझ में नहीं आएगा, तो हमको और भी ज्यादा उसकी इमेज बड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या होता है भी एक से ज्यादा लेंसेस यूज करते हैं। तो सबसे जो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहेंगी उसमें दो लेंस यूज करेंगे। एक होता है कि भाई आईपीस, जिसमें से ऑब्जर्वर देखेगा, वहां पे एक लेंस रहेगा, मतलब ऑब्जर्वर के करीब, और दूसरा रहता है, ओके, जिसको हम जो है ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, तो जिसके आगे जो है इमेज बनेगी, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसमें क्या होता है, ओके, ये इस तरह से, ये जो है ना, ये आईपीस जो होता है वो बड़ा होता है, दिस इज वी आर हैविंग आईपीस, और यहीं पे ये छोटा जो है ना ये ऑब्जेक्टिव होता है, दिस इज वी आर हैविंग ऑब्जेक्टिव, और यहां से ये ऑब्जर्वर जो है ये देखेगा, दिस इज ऑब्जर्वर, तो वहां से देखेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जो देखेगा, ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज जो है ना काफी बड़ी होकर हमको नजर आएगी, ठीक है। तो अब ये सारे कंसेप्ट सेम है, ठीक है, आप जो है जो रेगुलर लेक्चर होता है उसमें आप देख ले, उसको समझ ले। मैं अब इसी तरह से यहाँ पे जो है ना इसका जो समराइज करके कंक्लूड कर देता हूं कि भाई स्ट्रेन्ड आइज में, ओके, स्ट्रेन्ड आइज और दूसरा जो है ये रिलैक्स्ड आइज। रिलैक्स्ड आइज का मतलब क्या होता है, दो सिचुएशन क्या है, ये स्ट्रेन्ड आइज मतलब ऑब्जेक्ट हमको जो, सॉरी, इमेज क्या बनना चाहिए, इमेज जो है ना ये डी पे बनना चाहिए, इमेज क्या बनना चाहिए, इमेज एट डी, कहां बनेगी, इमेज डी पे बनेगी। और रिलैक्स्ड आई में क्या होता है, बहुत दूर है, दूर है तो हमारे आंखों पे उतना बाहर नहीं पड़ता, कोई दूर ऐसी चीज देख रहे हैं, तो अब जब करीब रहता तो थोड़ा हमारे आंखों पे ये होता है, लेकिन ये सामने ज्यादा मैग्नीफाई होकर दिखता है, ठीक है ना, ये फर्क है सिर्फ, ठीक है। तो रिलैक्स्ड आई में क्या होता है, इमेज जो है ना इन्फिनिटी पे होती है। ये दो कंडीशन आप याद रखो, ये दो कंडीशन आप याद रखो। तो अब ये वाले केस में क्या होगा, तो अब यहाँ पे सिंपली जो है ना, अब जैसे हमने इसको भी जो है सिंप्लीफाई कर लिया, तो देखो यहाँ पे जो बन जाएगा, ओके, तो स्ट्रेन्ड आइज के लिए क्या होगा, यहाँ पे दिस विल बी m इज इक्वल टू MO। MO मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव का जो है ना मैग्निफिकेशन जो होगा वो लिखेंगे हम इनटू, ओके, सो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन लिख देंगे हम सिंपली, ओके। सो ये जो है आपको, सो मैग्निफिकेशन बेसिक फॉर्मूला लेंस का क्या पढ़ा हमने, ओके, HI/HO लिखते हैं, नहीं तो क्या लिखते हैं, V/U, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्चुअली, ये V0/U0 बेसिक फॉर्मूला, कोई नया नहीं है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, ओके, इनटू, ओके, M0 में लिखता हूं, ठीक है, इनटू, अब आप लिखेंगे जैसे वहां लिखा था हमने, ये D/FO। तो इसमें याद रखो ये जो MO है दैट इज नथिंग बट V0/U0, ये जो है उसका लिया हुआ है। सो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, V0/U0, ये थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लो, याद रख लो, ठीक है। जो बेसिक लेंस के लिए पढ़ा था हमने वही लिखा है। अब रिलैक्स्ड आई में क्या होगा, ओके, तो रिलैक्स्ड आई में जो है, सॉरी,
यहाँ पे आप जो लेंगे, ओके, ओके सो अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये रिलैक्स ड्राइव के लिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। देखो ये एम नॉट इंटू ये 1+, यहाँ पे हमेशा 1+ आएगा, याद रखो, ये जो है ना ये 1+ डी बाई एफ नॉट, वैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन साथ में जो है ना एक और माइक्रो सॉरी और एक लेंस है, 2 लेंस है, तो ये ऑब्जेक्टिव वाले लेंस की मैग्निफिकेशन, ये किसकी मैग्निफिकेशन, आई पीस की, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। रिलैक्स डाई में क्या होगा, तो m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू डी बाई एफ नॉट, डी बाई एफ नॉट, तो देखो सेम वैसी फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, ये जो है डी बाई एफ, तो ये डी बाई एफ नॉट, तो ये किसके लिए आ गया, ये आई पीस के लिए आ गया, और ये जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए क्या रहेगा, एम नॉट, एम नॉट क्या होता है, वी नॉट बाय यू नॉट, ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप याद रख लो, ओके, इन फॉर्मूले को आप याद रख लो, ठीक है। चले अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो दोनों लेंसेस है, इनके बीच की जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो अब यहाँ पे जो लेंथ होती है, ओके, तो रिलैक्स सॉरी स्ट्रेट आइज के लिए क्या होती है, दिस लेंथ इज इक्वल टू, ओके, दिस लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जो है ना ये जो वी नॉट प्लस यू नॉट, यू ई सॉरी, आई पीस का जो से डिस्टेंस रहेगा इमेज ऑब्जेक्ट का, वो वाला। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लस माइनस इधर से इधर जो है ना वो कन्वेंशन के हिसाब से लेते हैं, तो यहाँ पे वैसा नहीं होना है, यहाँ पे आप क्या करें, मैग्नीट्यूड लेंगे, आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना होता है, तो आप क्या करें, इसको आप क्या करो, ये ऐसे मैग्नीट्यूड लेंगे हम, ओके, जो भी वी नॉट आएगा ऑब्जेक्टिव से, ओके, इमेज का डिस्टेंस वी नॉट, तो वो पॉजिटिव निगेटिव जो भी रहेगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। इसी तरह से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा आई पीस से, जिसको हम यू ई लिखते हैं, वो भी चाहे पॉजिटिव निगेटिव जो भी आए उसका भी हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी जो लेंथ होगी रिलैक्स्ड आई वाली केस में, तो वी नॉट प्लस ये जो यू ई है, ओके, यू ई जो है ना आपको जो है क्या बन जाती है, एफ ई, फोकल लेंथ, तो यहां पर भी वैसे आप लिख दें, ओके, ये ऐसे लिख दें, माइनर सा फर्क है, ओके, यहाँ पे हम जो इमेज है, ओके सॉरी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ओके, तो वो हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे यूई के बजाय एफ ई, फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये फॉर्मूले को समझ लिया, और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था, जो एंगल है, विजुअलाइज एंगल, ओके, विजुअलाइज एंगल, ओके, ड्यू टू इमेज जो बन रही है, ओके, व्हेन इट इज केप्ट एट सॉरी, जब हमने उसको जो है जहां पर भी रखा है, ठीक है ना, वहां पे हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं करके रखा है, कहीं पर भी रह सकती, सॉरी यहाँ पे ये डी नहीं रखेंगे, सॉरी ये डी नहीं, जहां पर भी बनेंगे, सॉरी यहाँ डी की कंडीशन नहीं, ओके, ऑब्जेक्ट के लिए डी की कंडीशन थी, ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना, अच्छा ठीक है, ये अच्छे से बनने के लिए हमको डी पे रखे हैं, तो उसके लिए रख दिए, चलो नो इशू, ओके, मतलब यहाँ पे आप v लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है थीटा आई और थीटा ओ, ये आपको क्लियर रहना, और उसके बाद जो है ये जो फॉर्मूले डायरेक्टली आप याद रख लो, तो ये हो गया आपका माइक्रोस्कोप। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, चलो आप पॉज करके पहले कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लिया आपने, ठीक है, चले अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब नेक्स्ट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है, ओके, टेलीस्कोप। अब देखिए टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में फर्क क्या है, ओके, टेलीस्कोप हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, और हमने माइक्रोस्कोप बहुत छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए यूज करते हैं, ये फर्क आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन दोनों करते क्या है, माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके बताते हैं, और टेलीस्कोप क्या करता है, चलो टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ये भी आपको क्लियर है। देखो टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा नहीं करता है, ऑब्जेक्ट की इमेज को करीब लाके बताता है, क्या करता है, ऑब्जेक्ट की इमेज हमको करीब लाके बताता है। क्या होता है जब हम टेलीस्कोप में से देखते हैं तो हमको वो दूर की चीज थोड़ा हमको करीब नजर आती है, तो इमेज को करीब लाके बताता है, ये मेन डिफरेंस है, आप इसको अच्छे से समझ ले, ठीक है। अब देखिए इसमें टेलीस्कोप जो है ना वो दो टाइप के हैं, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग वाले कंसेप्ट से जो है, तो मेन जो है ना रिफ्रैक्टिंग वाले कंसेप्ट से ही आपको जो है ना
टेलीस्कोप जो है मेन दिया है, दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल। अब इसमें दो टाइप बन जाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल क्या होती है, मतलब कि हम सेम हमारे अर्थ के ऊपर के कोई ऑब्जेक्ट है जो दूर है उसको देखने के लिए यूज कर रहे हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल जो अर्थ से दूर वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, उनको देखने के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे फिर से वही है, देखो मैग्निफिकेशन पढ़ना है, स्ट्रेन एंड रिलैक्स्ड आइज, उसी तरह का कंसेप्ट है। उसके बाद जो है ना लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, वो दो ही पॉइंट है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर सही से पढ़ लिए तो आपको क्वेश्चन इसके ऊपर पक्का मिल जाता है। ओके, कोई डिफिकल्ट जैसे टॉपिक नहीं है, आप समझ के पढ़े कि भाई एग्जैक्टली काम कैसे होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो दूसरा है रिफ्लेक्टिंग, तो उसमें एक ही आपको एक कैसागेरियन जो माइक्रोस्कोप है जो एनसीईआरटी ने दिया, इसके ऊपर कोई खास जो है ना क्वेश्चन नहीं बना है, थ्योरेटिकली बस आप थोड़ा सा क्या है देख सकते हैं। और एनसीईआरटी ने भाई ये जो टेलीस्कोप्स है, तो इनके साइज जो बड़े हैं, ओके, या जो भी बड़ी जो टेलीस्कोप है वो वर्ल्ड में कहाँ पे है, हमारे इंडिया में कहाँ पर है, ये जो है ना थोड़ा सा एक जो है उनके प्लेसेस वगैरह को भी जो है मेंशन किया है। लेकिन अभी तक जैसे इस तरह के हिस्टोरिकल या ऐसा कुछ जो बैकग्राउंड होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है कभी पूछता नहीं है, तो इसलिए जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो अब देखिए यहाँ पे मेनली जो है ना कि भाई इस तरह का ये जो वर्क किस तरह करती है, तो मैग्निफिकेशन फिर से देखो, सबसे पहले मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला रहेगा, ओके, अब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि भाई ये जो टेलीस्कोप है, चलो शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूं मैं टेलीस्कोप। तो इसमें जो है ये आपको दो, एक है रिफ्रैक्टिंग और दूसरा है रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो मेन डिस्कशन इसका है, तो इसमें फिर से दो है, एक है एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, और है ये टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल। तो चले मैं बोल चुका इसके बारे में, तो और मैं रिपीट नहीं करूंगा, चले आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब देखिए मैग्निफिकेशन के लिए मैं बात कर रहा था, सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, देखो ऊपर वाला टर्म वैसी है जो माइक्रोस्कोप में है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, ओके, डिवाइड बाय, ओके। अब जो है ना ये जो ऑब्जेक्ट जो होता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय, ओके, बाय द नेकेड आइज, विजुअल एंगल formed by, okay, object with naked eyes। तो अब यहां देख लो कि ये जो है हम जैसे डायरेक्टली देख रहे हैं, ठीक है, तो कितना एंगल बन रहा है, तो वो हो रहा है ये नीचे वाला, ठीक है। और जब जो है इमेज को देख रहे हैं, फाइनल इमेज जो टेलीस्कोप से बन जाएगी, तो वो जो एंगल रहेगा, ओके, दैट इज वी आर हैविंग विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज। तो ये तो मैग्निफिकेशन देगा कि हमको टेलीस्कोप से कितनी बड़ी इमेज दिख रही है, और जब हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो कितना बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, सपोज ये बहुत दूर है, ये ऐसे हम यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या होगा कि भाई ये जो है ना एंगल हमारा बहुत छोटा बनेगा, दिस इज वी आर हैविंग, ओके। चलो मैं यहाँ करीब थोड़ा बताता हूँ आपको समझने के लिए, ये इस तरह से, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये थीटा ओ बन गया। अगर हमने इसको करीब लाके बताया, ओके, ऑब्जेक्ट जो है ना इमेज अब यहाँ करीब बन गई, यहां बन गई, दिस इज द इमेज। अब हम यहां से देख रहे हैं, तो ये जो एंगल है ना, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, तो ये जो है ना ये थीटा आई, तो ये थीटा आई बाय थीटा ओ, तो फिर से ये मैग्निफिकेशन। तो देखो एग्जैक्टली उसी तरह से मैंने बता दिया जैसा जो है हमने माइक्रोस्कोप के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो उसी तरह से आपको ये वर्कआउट कर लेना, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते हैं हम, तो मैं अब कंक्लूड करता हूं डायरेक्टली कि भाई ये जो दोनों के थ्रू जो है रहेगा, ओके, समराइज कर लेंगे। सो टेलीस्कोप के लिए चलिए यहीं पे लिखता हूं मैं, तो सबसे पहले हम लिख देंगे भाई स्ट्रेन्ड आइज, स्ट्रेन्ड आइज, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो फिर से जो है ना, जैसे हमने अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बताया था कि भाई ऑब्जेक्टिव और जो है आईपीस दो यूज हो रहे हैं, तो अब सिंपल से अगर हमने टेलीस्कोप लिया तो वहां पर भी ये दो रहेंगे, लेकिन अब जो है ना साइज उल्टा हो जाता है। हमने देखा था कि आईपीस का साइज बड़ा था, ऑब्जेक्टिव छोटा था।
अब टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है, ठीक है। तो आप जो है ना डिटेल वाले जो लेक्चर होते हैं उसमें किस तरह इमेज फॉर्म होती है वो आप देख सकते हैं, रे डायग्राम किस तरह की बनती है वो सारी चीज आप देख सकते हैं। फाइनली जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ओके, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एक आपको कंसेप्टली ये चीज क्लियर होना कि जो फॉर्मूला लिख रहे हैं इसमें एंगल क्या आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखिए मैं आगे लिखता हूं। चलिए पहले स्ट्रेन आइज के लिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस m इज इक्वल टू, ओके। तो अब यहाँ पे देखो फिर से ऑब्जेक्टिव की बात होती है, ओके। तो ये एफ नॉट बाय एफ ई इन टू, ओके, मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है तो फिर से यहाँ पे वन प्लस एफ नॉट बाई डी। थोड़ा सा देखो फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो सकता है, वहां यहाँ पे उल्टा था, वहां डी बाई एफ था, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ ये रेशो उल्टी हो गई है, ठीक है ना, ध्यान देना आप, ओके। यहाँ पे टर्म्स अलग है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, स्ट्रेंड आइज। अच्छा इसमें लेंथ, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगी, फिर से वही दो जो लेंसेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम लेंथ बोलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, देखो फिर से ये जो एफ ओ, ओके, एफ ओ प्लस यूई, ओके, मैग्नीट्यूड लेना, ध्यान रहे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैग्नीट्यूड लेकर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से ये दूसरा रिलैक्स्ड आइस, तो रिलैक्स्ड आइस जहां पे इमेज जो है कहां बनेगी, ओके, इन्फिनिटी पे हम कंसीडर करेंगे, दूर बनेगी, सपोज ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये करीब बनती है 25 सेंटीमीटर पे, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन पे, और ये जो है ना दूर बनेगी, ओके, इन्फिनिटी ले लेंगे आइडियल केस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट जो रहेगा ये वाले केस में, सो दिस m इज इक्वल टू ये एफ नॉट बाई एफ ई, ये तो रहेगा इनटू, अब ये जो टर्म है सिर्फ एफ नॉट बाय डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ नॉट बाय डी हम ले लेंगे, ठीक है। चलो ओके, चलिए सो यहाँ पे ये जो टर्म रहेगा, ओके, एफ नॉट बाय एफ ई, चले आप ये कॉपी कर ले फास्ट। ओके, कर लिया कॉपी। चलो तो लास्ट हम कंक्लूड कर रहे थे, तो ये सिंपली यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो सिंपली जो है ना एफ ओ बाय एफ ई ही होगा, क्योंकि ये जो हम कहाँ ले रहे हैं इन्फिनिटी पे, सो एफ नॉट बाय इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जीरो हो जाएगा तो ये टर्म कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपली क्या आएगा, एफ नॉट बाय एफ ई, सिंपल समझ ले। अब डी पे नहीं देख रहे हम कहाँ पे देख रहे हैं, रिलैक्स डाई में इन्फिनिटी पे, तो ये डी की जगह इन्फिनिटी, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन इंटू एफ ओ बाय एफ ई, इतना ही मैग्निफिकेशन आएगा, सिंपल है, याद रख लो। अब देखिए इसमें जो है लेंथ जो आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू ये एफ नॉट प्लस, अब देखो जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूई को फिर हमने लिखा था एफ ई, तो यहां पर भी सेम उसी तरह ये, तो सिमिलैरिटी भी आप देखो, लेंथ में सिमिलैरिटी है जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसी तरह से टेलीस्कोप में ही, ओके, क्योंकि उसी तरह का जो है ना कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ जो है ना साइज इंटरचेंज हो रहा है, सिर्फ साइज क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो आप जो है ना ये जो है जो कंक्लूजन है हमने स्ट्रेन्ड आइज और रिलैक्स्ड आई के लिए हमने देख लिया। अब देखिए अब ये तो जो है मेनली एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उसी से रिलेटेड आपको डिस्कस किया है, टेरेस्ट्रियल के लिए कभी जो है पूछा नहीं है, जस्ट आप थ्योरेटिकली बस आप कंसेप्ट में याद रख लें कि किसे कहते हैं। इसी तरह से हाँ एक पॉइंट ये रहेगा कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है क्यों यूज कर रहे हैं, तो देखो रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप्स होते हैं ये रिफ्रैक्टिंग, तो इसमें क्या है कि भाई आपको जो है ना जैसे यहाँ पे अगर हम बना दे, तो मैंने बोला कि भाई आई पीस छोटा हो जाता है और ये ऑब्जेक्टिव बड़ा हो जाता है, दिस इज वी आर हैविंग आई पीस, और ये जो है ना ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो है ना ये जो लेंस है बहुत बड़े यूज करने पड़ते हैं, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये लेंसेज बहुत बड़े, तो ये एक तो मतलब जो है ना लेंसेस को ओके इतने बड़े बनाना, ओके, ये बहुत ही ज्यादा मतलब जो है कॉस्टली जो है प्रोसेस होता है, ठीक है ना, ये बहुत जो है और डेलिकेट भी होंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि भाई इस तरह का जो है टेलीस्कोप बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट और बहुत ज्यादा प्रिकॉशन और केयर करना पड़ता है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या किया कि भाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पे गए हैं। तो इसमें एक ही एग्जांपल है, ओके, कैसेगेरियन, तो थोड़ा आप उसको एनसीईआरटी में जस्ट थ्योरेटिकली आप पढ़ लें
कि भी अरेंजमेंट में एक मिरर यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिंग बता आ गया, इसका मतलब वहां क्या यूज करेंगे, मिरर यूज करते हैं। तो उसकी अगर आप फिगर देखेंगे तो आपको उसकी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन के हद तक जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछा है दैट इज फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, तो ये जो है हमारा जो पार्ट 3 था। ओके, सॉरी यहाँ पे अगर ये आपको ठीक से नहीं दिखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m इज इक्वल टू ये थीटा आई बाई थीटा हो। ठीक है, तो हमने जो ये पार्ट 3 था इसमें प्रिज्म और ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थे ये हमने सारे जो है ना कवर कर लिए। ठीक है, चलिए पहले आप पॉज करके कॉपी कर ले, हम कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, चलो पॉज कर लिया आपने, पॉज करके कॉपी कर लिया। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रे ऑप्टिक्स है वो पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरा हमने जो है टॉपिक वाइज एनालिसिस के साथ साथ पूरा जो है थॉरो रिवीजन, ओके, बहुत सारे जो है ना जैसे पॉइंट्स को डिटेल भी हमने डिस्कशन किया है। सो होप यू एंजॉय दिस सेशन। ओके, आप इसके जो है बेनिफिट लेंगे, इससे फायदा उठाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।